हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत का क्या रुख है उस चीज़ पे। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। इजराइल ने नए प्लान को मंजूरी दी और गाजा में स्थायी कब्जे का ऐलान भी किया था। तो यहाँ पर आपको ये न्यूज़ दिख रही होगी, ये पंजाब केसरी से ली गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्यों की। तो इजराइल ने 8 गाजा पट्टी के पूरे हिस्से पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दी। अगर इस योजना को अंजाम दिया गया तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के अभियान का विस्तार होगा और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विरोध सामने आ सकता है। इजराइल के कैबिनेट मंत्रियों ने तड़के हुए मतदान में इस योजना को मंजूरी दी थी और इससे कुछ घंटे पहले ही इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा था कि सेना हजारों सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह रही है। अधिकारियों के अनुसार इस नई योजना का मकसद इजराइल को हमास को हराने और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। ये योजना हजारों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की ओर धकेलने में मददगार हो सकती है और इससे पहले से ही मौजूद मानवीय संकट और गहरा हो सकता है। मार्च के मध्य में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम टूटने के बाद इजराइल ने इस क्षेत्र पर भयंकर भी हमले किए थे, जैसे कि हमने देखा भी था कि बीच में जैसे हिजबुल्ला एंड इजराइल का भी चल रहा था, तो उसमें पेजर्स अटैक भी हुए थे बहुत सारे। तो इस टाइप के बहुत सारे हमले हुए हैं और साथ ही साथ साइबर अटैक्स वगैरह, जिसमें कई लोगों को वैसे नुकसान भी हुआ था और सैकड़ों लोग मारे भी गए थे। तो उसने कई इलाकों पर कब्जा भी किया और अब गाजा का लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा भी इजराइल के नियंत्रण में है। युद्ध विराम समाप्त होने से पहले इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन और पानी सहित सभी मानवीय सहायता रोक दी थी और इससे लगभग 19 महीनों के युद्ध में सबसे खराब मानवीय संकट पैदा हो गया था। सहायता प्रतिबंधित करने से भुखमरी की स्थिति बन गई और आवश्यक वस्तुओं की कमी होने से लूटपाट की आशंका भी पैदा हो गई थी। इजराइल के अधिकारियों ने कहा था कि इस योजना में पट्टी पर कब्जा करना और क्षेत्रों को नियंत्रण में लेना शामिल है। इस योजना में चरमपंथी हमास समूह को मानवीय सहायता वितरित करने से रोकने की भी कोशिश की जाएगी, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि इससे गाजा में समूह का शासन मजबूत होगा। और अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में हमास के ठिकानों पर शक्तिशाली हमले करना भी शामिल है, जैसे कि स्टार्टिंग में इसने पेजर्स अटैक। पेजर्स होते हैं जैसे कि फ़ोन की तरह ही एक डिवाइस होते हैं, लेकिन ये ट्रैक नहीं होते हैं एंड छोटा सा एक डिवाइस होता है, बिल्कुल फ़ोन जैसा नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा फ़ोन से छोटा, जैसे नोकिया वाले होते थे वैसे टाइप का इसका लुक होता है। एंड इसको मतलब इसकी जो खासियत होती है कहीं भी ट्रैक नहीं हो सकता। तो पेजर्स अटैक भी करवाया गया था इन पर। अधिकारियों ने कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा करने और वहां के लोगों को स्थानांतरित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को लेकर के कई देशों के संपर्क में, जिसे इजराइल ने स्वैच्छिक विस्थापन भी कहा था। और यूरोप और अरब देशों में इजराइल के सहयोगियों ने इसकी निंदा की थी और अधिकारी ने कहा कि इस योजना को धीरे धीरे अमल में भी लाया जाएगा। सहायता समूहों के बीच प्रसारित और एसोसिएटेड प्रेस को प्राप्त हुए एक आंतरिक ज्ञापन के अनुसार इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि वो गाजा में सहायता वितरण को नियंत्रित करने के लिए निजी सुरक्षा कंपनियों का उपयोग भी करेगा। और संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को एक बयान में भी कहा था कि वो प्रस्तुत की गई योजना में भाग नहीं लेगा क्योंकि ये उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन भी करता है। थोड़ा सा बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि अब इजराइल न्यूज़ में आ रहा है तो क्या पता इससे कोई मैपिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर को, और ये रहा अपना इजराइल। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो सभी कंट्रियों को एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पर है ये वाला लेबनान, इधर वाला आ गया सीरिया, यहाँ पे है ये वाला जो इजराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक, एंड यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप। यहाँ पे आपको दिख जाएगी पूरी गाजा पट्टी जहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं। अब यहाँ पे है जॉर्डन एंड यहाँ पे मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब बात करते हैं थोड़ा फिलिस्तीन की भी। तो फिलिस्तीन आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया के नेशनल असेंबली की परिषद में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह अरब राज्यों के लीग का सदस्य और कुछ राष्ट्रों द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। और फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना दावा करता है कि आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण केवल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के आंतरिक भाग पर होता है और इसका प्रशासनिक केंद्र तथा राजधानी रमल्ला में स्थित है। हमने यहाँ पीछे मैप में देखा था, रमल्ला ये रहा। इसके बाद यहाँ पर इनका प्रमुख स्थान है जेरूसलम, और ये रहा गाजा सिटी एंड ये रहा गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पर ये इजराइल, और यहाँ पर इनके विवाद चलते रहते हैं। यहाँ पर हम मैप में इसे देख सकते हैं।
ये रहा फ़िलिस्तीन, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा जेरूसलम एंड यहीं पर जो ये वेस्ट बैंक है यहीं पर रमल्ला भी है। यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप आपको देखने को मिल जाएगी और इज़राइल ये रहा। अब बात करते हैं हमास की। हमास एक फ़िलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये एक उग्रवादी समूह है जो इजराइल कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरा था। 1987 में हमास की स्थापना हुई थी जो कि मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी जो कि हिंसक जिहाद के माध्यम से अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती थी। हमास इसे अमेरिकी सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। 2006 में हमास ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव में जीत हासिल की थी। इसने 2007 में गाजा से फतह को बाहर निकाल दिया जिससे फ़िलिस्तीनी आंदोलन भौगोलिक रूप से विभाजित हो गया था। अब बात करते हैं आखिर इतिहास क्या है हमास का। हमास की स्थापना 1987 में मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य हिंसक जिहाद के माध्यम से अपना एजेंडा पूरा करना था। इसे इजरायली कब्जे और फतह के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1997 से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और इजराइल और अधिकांश यूरोप सहित कई अन्य देश भी इसे इसी दृष्टि से देखते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है। अब बात करते हैं आखिर हमास की विचारधारा है क्या। तो हमास का मानना है कि फ़िलिस्तीन की भूमि के किसी भी हिस्से पर समझौता या फिर कब्जा नहीं किया जाएगा। हमास फ़िलिस्तीन की पूर्ण मुक्ति के किसी भी विकल्प को अस्वीकार करता है। अब बात करते हैं इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष की। तो उसमें सबसे पहले बाल्फोर घोषणा, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि जो बीज है बाल्फोर घोषणा से ही इसमें पड़ा था। संघर्ष के बीच 1917 में तब पड़े जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने बाल्फोर घोषणा के तहत फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था। फिर इसके बाद फ़िलिस्तीन निर्माण हुआ था। अरब और यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ ब्रिटेन ने 1948 में फ़िलिस्तीन से अपनी सेनाएं वापस बुला ली तथा प्रतिस्पर्धी दावों के समाधान की जिम्मेदारी नवनिर्मित संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य बनाने के लिए विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे अधिकांश अरब देशों ने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर मैप हमको दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो जो ये येलो कलर का है यहाँ पे पूरा अरब स्टेट था एंड जो ये मतलब ऑरेंज कलर का है तो ये सारा ज्यूइश यानी कि यहूदी राज्य थे। इस तरीके से 1947 में यूएन ने इसको बांट दिया था। अब बात करते हैं अरब इजराइल युद्ध की। तो 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा ने आसपास के अरब राज्यों को हमला करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना द्वारा मूल रूप से कल्पना की गई तुलना में लगभग 50% से ज़्यादा क्षेत्र को नियंत्रित भी किया था। यूएन विभाजन योजना के अनुसार था कि जो जॉर्डन था उसने पश्चिमी तट यानी कि जो वेस्ट बैंक था और यरूशलेम के पवित्र स्थलों को नियंत्रित किया था और मिस्र ने गाजा पट्टी को नियंत्रित किया था। लेकिन ये फ़िलिस्तीनी संकट को हल करने में विफल रहा जिसके कारण 1964 में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन किया गया। अब फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन के बारे में भी जानते हैं थोड़ा। तो पीएलओ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि फ़िलिस्तीन को इजराइल और यहूदी प्रभुत्व के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा और अरब जगत में मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभुत्व स्थापित किया जाएगा। एंड संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में पीएलओ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया तथा फ़िलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता भी दी थी। इसके बाद हुआ था 6 दिवसीय युद्ध। 1967 के युद्ध में इजरायली सेनाओं ने सीरिया से गोलाम हाइट्स, जॉर्डन से पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम तथा मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। कैंप डेविड समझौता हुआ था इसके बाद 1978 में। अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए मध्य पूर्व में शांति के लिए रूपरेखा ने इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति वार्ता और फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मंच तैयार किया था, हालांकि अधूरा रह गया था। अब फिर उसके बाद 1987 में हमास का उदय हुआ था। पश्चिमी तट और गाजा के कब्जे वाले क्षेत्रों में तनाव चरम पर पहुंच गया था जिसके परिणाम स्वरूप पहला इंतिफादा यानी कि फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ था। यह फिलिस्तीनी उग्रवादियों और इजरायली सेना के बीच में एक छोटे युद्ध में बदल गया था। फिर अब बात करते थोड़ा ओस्लो समझौते की। तो ये 1993 में हुआ था सबसे पहले। ओस्लो समझौते के तहत इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और हिंसा का इस्तेमाल न करने पर सहमति जताई थी। ओस्लो समझौते ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की थी जिसे गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्ता मिली थी। फिर 2005 में हुआ था
इसराइल ने गाजा में बस्तियों से यहूदियों की एक तरफा वापसी शुरू की। हालांकि इसराइल ने सभी सीमा पारियों यानी कि नाकाबंदी पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा था। फिर 2012 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के स्तर पर उन्नत किया था। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों के साथ इसराइल के क्षेत्रीय विवाद है, तो कैसे कैसे करके वेस्ट बैंक, गाजा और गोलन हाइट्स के साथ इसके विवाद होते हैं, थोड़ा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो पहले वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर रामल्ला है, जो कि फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। इसराइल ने 1967 के युद्ध पर इस पर नियंत्रण कर लिया था और पिछले कई सालों से वहाँ पर बस्तियाँ बसा रखी हैं। दूसरी बात करें गाजा की, तो इसराइल और मिस्र के बीच स्थित गाजा पट्टी की यहाँ पर बात हो रही है। इसराइल ने 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और अधिकांश क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के प्रशासन का नियंत्रण छोड़ दिया गया और 2005 में इसराइल ने एक तरफा तरीके से यहूदी बस्तियों को इस क्षेत्र से हटा दिया। हालांकि ये अभी भी इस पर अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा गोलान हाइट्स की। तो गोलान हाइट्स एक रणनीतिक पठार है जिसे इसराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से कब्जा कर लिया था और इसराइल ने 1981 में प्रभावी रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इसराइल का हिस्सा माना है। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं, ये रहा इसराइल, यहाँ पर है वेस्ट बैंक, और ये रही गाजा पट्टी, और ये रहा गोलन हाइट्स। बात करते थोड़ा सा इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का क्या रुख रहा। भारत उन कुछ देशों में से एक था जिसने 1947 से संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का विरोध किया था तथा ये कुछ महीने पहले स्वतंत्रता के दौरान उसके अपने अनुभव को प्रतिध्वनित भी करता था। भारत ने 1950 में इसराइल को मान्यता दी थी, लेकिन ये फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भी है। भारत 1988 में फिलिस्तीन के राज्य के दर्जे को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक है और हाल के दिनों में भारत नीति के विघटन की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। बात करते हैं थोड़ा सा इसमें नीति का विघटन कैसे हो रहा है। तो विश्व में सबसे लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर भारत की नीति पहले 4 दशकों तक स्पष्ट रूप से फिलिस्तीन समर्थक रही थी तथा अब इसराइल के साथ 3 दशक पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ तनावपूर्ण संतुलन बनाने की नीति बन गई है। हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इसराइल समर्थक माना गया है और इसके अलावा भारत इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में 2 राज्य समाधान में विश्वास करता है और दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से आत्मनिर्णय का अधिकार देने का प्रस्ताव भी करता है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे इसराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में सब कुछ, एंड ओस्लो घोषणा क्या है वो भी, और भारत का रुख इस पर क्या रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। क्लासेस अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।